हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर की सीरीज में आप सबका वापस से स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 22 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 के प्रश्नों को, और आज हम देखेंगे उसके अंदर जो क्वेश्चंस मैथ के आए हैं वो किस तरीके के आए हैं और उनका कैसे सॉल्यूशन बड़े आराम से हो सकता है। तो शुरू करते हैं अपन। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री से। सबसे पहला प्रश्न आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिखाई दे रहा है यहां पे। ठीक है, देखिए, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 40 50 60 70 80 90 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 20 40 50 70 45। कोट स्क्वायर है लास्ट में। देखो, एक तो साइन स्क्वायर की खासियत होती है, कभी भी साइन स्क्वायर जैसे 10 आ जाए और साइन स्क्वायर 80 आ जाए तो इनका मान 1 होता है। जैसे साइन स्क्वायर 20 आ जाए प्लस साइन स्क्वायर 70 आ जाए तो भी मान 1 होता है। सेम कोस स्क्वायर में भी होता है। मतलब इन दोनों का योग यदि 90 डिग्री आ जाए ना, चाहे साइन हो चाहे कोस हो, साइन स्क्वायर के दोनों का कोण योग 90 डिग्री या कोस स्क्वायर में भी दोनों का 90 डिग्री आ जाए तो इनकी वैल्यू हमेशा कितनी निकल के आती है? 1 निकल के आती है। अब आप देख रहे हैं एक एक वैल्यू किसकी हो जाएगी। यहाँ देखो, 80 का जोड़ा बनेगा और 10 का जोड़ा 80 से 1 आ गया, 20 का जोड़ा 70 से 1 आ गया, 30 का जोड़ा 60 से बनेगा 1 आ गया, 40 का 50 से बनेगा 1 आ गया, और साइन 90 तो एक ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये तो ऊपर वाला सोल्व हो गया। नीचे देखो, 20 का कोस का जोड़ा 70 से बनेगा 1 आ गया, 40 का 50 से बना 1 आ गया, और कोट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ऊपर तो जुड़ेगा 5, नीचे जुड़ेगा 3, और क्वेश्चन का आंसर अपना आ गया 5/3। इसका आंसर आ गया क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 51 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ काम में शामिल हो जाते हैं। अब वे शेष काम कितने समय में करेंगे? इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें यह है, शेष काम कितने समय में करेंगे ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट अक्षर है यहाँ पे। शेष काम कितने समय में करेंगे, तो पहले हमको शेष काम निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि शेष काम है कितना, ये भी तो पता लगे। अब आप समझिए, 51 आदमी ये काम कर सकते थे 12 दिन में, और उन्होंने काम शुरू करने के 4 दिन बाद आदमी जोड़े, मतलब 4 दिन तक तो काम हो गया ना। अब 12 में से 4 दिन काम हो गए तो शेष काम जो बच रहा है ना, वो 51 आदमियों का केवल 8 दिन का बच रहा है। शेष काम जो बच रहा है 51 आदमियों का कितने दिन का बच रहा है? 8 दिन का। लेकिन इन्होंने 6 और आदमी जोड़ लिए, तो 6 और आदमी यदि जोड़ लिए इन्होंने तो आदमी हो गए 57। तो बताओ शेष काम कितने दिन में होगा, ये तो निकालना है D2। तो M1D1 बराबर M2D2, 57 मल्टीप्लाई बाई एक्स। 3 से कटेगा 17 × 51, 3 से कटेगा 19 × 57, 17 8 136 इक्वल्स 19 मल्टीप्लाई बाई एक्स। आपको एक्स का मान चाहिए, 136 में किसका भाग दे दूंगा? 19 का। 19 7 133, बचा कितना? 3। आंसर आ गया 7 से 3/19। आपका क्या हो गया यहाँ पे? आंसर हो गया। ठीक है, यदि x प्लस 1/x बराबर क्या है, ये सीधा फॉर्मूला होता है। ये जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखेगा। x प्लस 1/x का मान कभी भी k होता है, तो हमेशा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान हमेशा k क्यूब माइनस 3k होता है। ऐसे कई सारे फॉर्मूले होते हैं, या तो अलजेब्रा आपने पढ़ी होगी, नहीं तो जब आप अपना डिटेल कोर्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ऐसे कई फॉर्मूले बनते हैं मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा के अंदर, है ना। तो x प्लस 1/x का मान p होता है, वहां p के रूप में पढ़ाते हैं इनको। x प्लस 1/x का मान जब p होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमेशा p क्यूब माइनस 3p होता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा k क्यूब माइनस 3k। चलिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है, दूसरी से 8 इकाई बड़ा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, अच्छा प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज में ना कर्ण है ना, वो एक भुजा से 4 और 1 से 8 बड़ा है। तो आप मुझे बताइए, कर्ण 1 से 4 और 1 से 8 बड़ा है ना। कर्ण 1 से तो 4 बड़ा है, 1 से तो 4 बड़ा निकलेगा, 1 से 8 बड़ा निकलेगा। तो मैं मानता हूं एक कर्ण x प्लस 8 का मान लेते हैं। अभी 1 से तो 8 बड़ा है तो x का ही रह गया वो तो। और ये 1 से 4 बड़ा है तो 4 छोटा कर लेते हैं। अब देख लो, कर्ण 1 से तो 8 बड़ा और 1 से 4 बड़ा है।
अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो पहले x का मान निकालेंगे तो यहाँ लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। पहले तो x के मान के लिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर प्लस, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो x प्लस 4 का स्क्वायर पहले लिख देते हैं बराबर x प्लस 8 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने में सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो x स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी के स्क्वायर से खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 चको 8x बराबर ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16x। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर तो चलो कट जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर इधर बचा, ये 16x इधर आके माइनस का होगा, 8x में से 16x गया तो माइनस का 8x, और ये 64 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। 16 में से 64 यदि जाता है तो ये माइनस का 48 बचेगा बराबर में 0। ये बन गई द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को ऐसे हल करना है हमको कि जोड़ने घटाने पर 8 आए, गुणा में 48 आए, तो ये अपना बनेगा 12 गुणा 4 48 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x, इसलिए लिखा कि माइनस 12 प्लस 4 ही माइनस 8 होता है, और माइनस 48 बराबर 0। इन दोनों में से मैं x कॉमन लूंगा तो x माइनस 12 बचेगा, और यहाँ से 4 कॉमन लूंगा तो भी x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। तो एक बार तो x प्लस 4 को 0 के बराबर करूंगा मैं, और एक बार x माइनस 12 को 0 के बराबर करूंगा। प्लस का 4 माइनस होगा, x का मान माइनस 4, x का मान 12। माइनस 4 पॉसिबल नहीं है, भुजा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x का मान 12 पे क्वालिफाई करेंगे अपन। अब x का मान जब मैं यहाँ पे 12 रख दूंगा तो ये भुजा मुझे क्लियर हो गई, 12 की हो गई, और ये भुजा 12 और 4 16 की हो गई। अब क्षेत्रफल निकालना 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई गुणा 12 गुणा 16, 2 से 12 गया, 6 बार 16 6 की 96। इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। क्लियर है भाई? देख लीजिए आराम से एक बार तसल्ली से आप लोग। एक बेलन का आयतन 5500 है, बेलन की ऊंचाई 70 है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो बराबर है 5500 के। पाई का मान 22/7 चल रहा है, आर स्क्वायर अपनी जगह है। अच्छा, आर स्क्वायर की वैल्यू भी लिख सकते, अच्छा आर स्क्वायर तो पूछ रहा है, मतलब व्यास पूछ रहे हैं, व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो त्रिज्या पता करनी, लेकिन एच का मान तो 70 है ना ऊंचाई, बराबर 5500 कर देंगे हम। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 7 से 7 भी कट जाएगा, ये तो हो गया खेल खत्म 70 का। तो 11 से काट लो, 11 दूना 22, 11 पंजो 55, 50 बार गया, 2 से 50 25 बार गया, तो ये आर स्क्वायर बराबर हो गया 25 के, जिससे आर की वैल्यू 5 होती है। त्रिज्या यदि 5 की है तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो व्यास कितना हो जाएगा 10। आंसर आ गया 10, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, है ना? समझ आ रही है बात आपको? ध्यान से देखिएगा, ये देखो ये कंटिन्यू पारियों में क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके का, 4.222222, 4.222222, इसका मतलब होता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर बार लगा दो। बार हटाने का तरीका क्या होता है, जितने अंकों पे बार है उतने 9 नीचे लगा दो, ये आंसर आ गया। 9 चक्कू 36 और 2 38/9, क्वेश्चन का आंसर हो गया डी ऑप्शन, 38/9 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सरल कीजिए 3 गुणा 3x माइनस 2 प्लस x गुणा 4x/2 प्लस 15 माइनस 12 को। देखो अंदर गुणा कर लेते हैं, 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2 से 4 दो बार कट जाएगा, तो 2x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15 में से 12 गया, 3 बचेगा, तो क्या आ रहा है 2x स्क्वायर आ गया एक, तो प्लस में 9x आई गया ये रहा, और माइनस 6 प्लस 3 माइनस का 3 हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, संख्याओं 51 52 53 100 में से सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। देखो 51 से बड़ी अभाज्य संख्या देखोगे 53 होती है, 100 से जस्ट कम वाली 97 होती है, ठीक है ना? ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, अभाज्य संख्या याद होनी भी चाहिए आपको। जैसे 20 तक की तो होती हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, ये तो 20 तक की है आपकी। इससे आगे की भी आपको याद होनी चाहिए। देखो अभाज्य संख्या 100 तक की याद होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन 100 तक में से बहुत आते हैं आपके एग्जाम के अंदर।
जैसे एक छोटी सी ट्रिक से याद कर लो, एक लाइन याद रख लो, 3 9 1 7 1 3 7, 3 9 1 7 1 3 9 3 9 7, इससे आपको पूरी याद हो जाएंगी। ये लाइनें याद रख लेना, 3 9 1 7 1 3 7, 3 9 1 7 1 3 9 3 9 7। अब यहाँ पे देखो दो लगाओ पहले, क्योंकि 20 तक की होगी ना तो 21 वाली लाइन आएगी। अब दो दो लगाते जाओ, खूब सारे लगाओ, लेकिन इतने ही दो लगाने की अगली, अब जैसे यहाँ दो लगा देंगे तो छोटी होगी ना अगली संख्या, बड़ी होनी चाहिए। अब जब आपको लग रहा है छोटी हो रही है दो दो लगाने से, तो तीन लगाने लग जाओ। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ, अब यहाँ तीन लगा लो, यहाँ भी तीन लगा लो। अब ये तीन लगाने से छोटा पड़ जाएगा तो फिर चार लगाओ, चार लगाते जाओ लगाते जाओ। यहाँ और चार लगाऊंगा तो छोटा पड़ जाएगा, तो पांच लगाओ, पांच लगाओ। अब यहाँ पांच नहीं लगेगा, छह लगाओ, छह, यहाँ सात लगेगा, सात 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 लगाते जाओ, यहाँ सात लगाऊंगा छोटा पड़ जाएगा, आठ लगाओ, आठ लगाओ, यहाँ आठ लगाऊंगा छोटा पड़ जाएगा, नौ लगाओ। ये देखो 100 तक की पूरी अभाज्य संख्या है। अब ये कह रहा है 51 से 100 तक में छोटी और सबसे बड़ी का योग बताओ। तो 51 से 100 तक में सबसे छोटी संख्या 53 है, अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी 97 है, योग करूंगा 7 और 3 10, 1 और 5 6, 9 और 6 15, आंसर कितना आ गया 150, 150 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहे हैं हमसे। नवा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, संख्याओं का अंतर यदि 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन कई पारियों में आ चुका है ऐसा, 5:3 अनुपात है, अंतर 54 है, मुझे अंतर दो का नजर आ रहा है, दो दो नहीं 54 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ इसमें छोटी संख्या कौन सी है, इन दोनों में तीन है, तो तीन की वैल्यू निकाल दो। अब मुझे बताओ दो 54 का तो एक 27 का, एक 27 का तो तीन कितने का 81 का, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 81, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया। किसी समूहीकृत आंकड़े के लिए यदि एक्स टी वर्ग चिन्ह है और एफ टी संगत बारंबारता है तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य x को कैसे निरूपित किया जाएगा। देखो ये फॉर्मूला याद रखना है इनका, यदि आपको f दे दिया जाए किसी क्वेश्चन में और x का मान दे दिया जाए ना, तो फॉर्मूला लगता है सिग्मा या समीशन ऑफ एफ एक्स बटा एफ, मतलब एफ एक्स का गुणा करके जोड़ो बटा एफ को जोड़ो और उसका भाग दे दीजिए, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। तो ये फॉर्मूला है, ये जो सीधा पूछा गया, जैसे मैं कहूँ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला है ये, है ना। ये आप सांख्यिकी में पढ़ेंगे खूब अच्छी तरह। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के का, अच्छा ये के मूलों का गुणनफल है, ठीक है। किसी भी समीकरण में जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 है, कभी भी मूलों का योग पूछा जाए तो मूलों का योग तो हमेशा होता है माइनस बी बटा ए, और मूलों का जो गुणनफल होता है ना वो हमेशा होता है सी बटा ए। अच्छा ए बी सी क्या चीज होते हैं, ए बी सी होते हैं ये एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा होता है वो ए होता है, कुछ भी नहीं है तो ये मान लो, ये होता है बी और ये होता है सी। अब यदि योग चाहिए होता माइनस, ये ए है ये बी है ये सी है, माइनस बी, बी और बटा ए, तो मूलों का योग तो हो जाता 7, मूलों का गुणनफल सी बटा ए मतलब 12 बटा ए मतलब 12, तो मूलों का गुणनफल यहाँ हो जाएगा 12, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आराम से, ठीक है। 3 पेंसिल और 5 पेनों का मूल्य 81 है, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेनों का मूल्य 71 है, तो एक पेंसिल और 2 पेनों का मूल्य बताइए। देखो ये कह रहा है 3 पेंसिल और 5 पेन, 5 पेन, पेन का नाम अपन एक काम करते हैं क्यू रख लेते हैं, ये पेंसिल और ये पेन है, ठीक है, बराबर 81 है, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेन इनकी रेट है 71, तो बताइए एक पेंसिल और 2 पेन कितने के हैं, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं पहले पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं तसल्ली से, तो पेंसिल और पेन की रेट आ जाएगी। मैं एक काम करता हूँ दोनों को एक बार जोड़ देता हूँ, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा 3 और 5 8 पी प्लस 5 और 3 8 क्यू बराबर 1 और 1 2, 8 और 7 15, दोनों में से 8 कॉमन ले लूंगा मैं और 8 कॉमन लेके मैं इधर भाग दे दूंगा, तो 8 एकम 8 बचा कितना 7, 8 9 72, तो P प्लस क्यू की वैल्यू 19 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, P प्लस क्यू की वैल्यू 19 आ गई, अब मैं इसमें से इसको एक काम करता हूँ घटा भी देता हूँ एक बार,
और घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी p माइनस क्यू की, और फिर जैसे p प्लस क्यू और p माइनस क्यू की वैल्यू आएगी, फिर हमको एक बार वापस सोल्व करना पड़ेगा p और q की वैल्यू निकालने के लिए ना। तो जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ एक बार। अब मैं एक बार एक काम करता हूँ, ये तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब एक बार मैं घटा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको इसका एक और तरीका बताऊंगा सोल्व करने का। अब मैं यदि इसको घटाऊंगा ना, तो 3p में से 5p गए तो माइनस का 2p बचेगा, और 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, बताइए मुझे। 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 2q बचेगा प्लस का, ठीक है। और बराबर 81 में से 71 गया तो 10 बचेगा, तो 2 कॉमन ले लूंगा। अच्छा एक काम करता हूँ, क्यू इधर ले लेता हूँ, माइनस का p इधर कर दूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा, क्यू तो प्लस का ही है ना, माइनस का p बराबर 10, ठीक है। ये गया 5 बार, तो q माइनस p की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो देखो मेरे पास क्या क्या मिल गया, मैं इसको p प्लस q q प्लस p बोल लूँ, q प्लस p की वैल्यू तो 19 आ गई, और q माइनस p की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, अब मैं इन दोनों को वापस जोड़ूंगा तो p से p कट जाएगा, 2q बराबर 24, और q की वैल्यू आ जाएगी 12। q की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो 12 उधर जाके माइनस होगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 7। इसका मतलब पेंसिल 7 की, और पेन कितने का, 12 का हो गया। ये कह रहा है एक पेंसिल 2 पेन की रेट बताओ, तो एक पेंसिल 7 की और 2 पेन 24 का, तो 24 और 7 31 रुपए आपका क्या हो गया आंसर। तो देखो एक पैटर्न तो ये होता है इसको हल करने का, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको हो सकता है टफ लगाओ, तो इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा क्या तरीका है वो। आंसर तो आ गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, आप किसी एक को अभी गायब कर दो इसमें से, बाद का लफड़ा मत रखो, तो उसके लिए आपको इनको बराबर करना पड़ेगा, या तो p को बराबर करो या q को बराबर करो, किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। जैसे बाय डिफॉल्ट अपन मान के चलो p को बराबर करते हैं, तो कैसे बराबर होंगे दोनों, इसको 5 से इसको 3 से गुणा कर दो, इस समीकरण को 5 से इसको 3 से गुणा कर दो, 5 से गुणा करने से ये भी 15 और ये भी 15 हो जाएगा 3 से, पूरे को करो, 5 दिया 15p प्लस 55 25q बराबर 81 गुणा 5 405। देखो क्वेश्चन इजी नहीं होते, समीकरण हल करनी पड़ती है। 3 पंजो 15p प्लस 3 तिया 9q बराबर 7 तिया 21 213। अब इसमें से इसको आप घटा दीजिए, कट गया ये, 25 में से 9 गया तो 16q, 5 में से 3 गया तो 2, 10 में से 1 गया तो 9, 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1, 16 से काटो, 16 एकम 16, बचा कितना यहाँ पे 3, 16 दूना 32। बताओ वही क्यू की वैल्यू 12 आ गई ना, क्यू पे किसको माना अपने पेन को, पेन 12 रुपए का पड़ गया, क्यू उठा के यहाँ रख दो आप, तो 3p और क्यू की वैल्यू कितनी है 12, 12 पंजो 60 बराबर 81, इस समीकरण में रख दीजिए। तो 3p अपनी जगह है, 81 में से 60 गया तो 21, और p का मान कितना आ गया 7, सेम आ गया ना, पेन 7 का, वो पेंसिल 7 की, पेन कितने का 12 का। अब ये कह रहा है एक पेंसिल और 2 पेन की रेट बताइए, एक पेंसिल कितने की 7 की, और 2 पेन कितने के 12 दूना 24 के, 24 और 7 31, वही आंसर आ गया। तो देखो समीकरण हल करने में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ये सही तरीका होता है, किसी एक को बराबर करके उसको गायब करके फिर उसकी वैल्यू उठा के वापस वहीं रखनी होती है, जिससे हमको दूसरी वैल्यू भी मिल जाती है बड़े आराम से ना। साड़ी बेचने वाला किसी दुकान पर बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिल रही थी, ग्राहक को मिलने वाली छूट बताओ। आप इसको समझो, 3 साड़ी खरीदो 2 फ्री ले जाओ, मतलब वो तो 5 का माल दे रहा है और आपसे पैसे 3 के ले रहा है। आपको यूं समझो 3 साड़ियां ले खरीद लो 2 और ले जाओ, मतलब 5 सामान आपको दे रहा है, पैसे कितने के ले रहा है 3 के, मतलब 5 का माल 3 में दे रहा है, मतलब 5 का माल कितने में दे रहा है वो 3 में दे रहा है आपके लिए। तो 5 का माल 3 में देने का मतलब है कितने की छूट दे रहा है वो 2 रुपए की, कितने पे 5 पे गुणा 100, 5 का माल 3 पे मतलब अंकित मूल्य जिनका 5 होता, आपके लिए तो 3 का ही पड़ रहा है, तो छूट का परसेंट कैसे निकालते हैं, छूट बटा अंकित मूल्य गुणा 100। तो 5 का माल 3 में मतलब 2 की छूट मिल रही है 5 रुपए पे, 5 रुपए का सामान 3 रुपए में ले जाओ, मतलब 5 रुपए का सामान 3 में ले जाओ, मतलब 2 रुपए की छूट दे रहा हूँ 5 के सामान पे मैं। कितना परसेंट हो गया, 5 से 100 गया 20 बार, 20 दुना 40% की क्या दे रहा है वो आपको छूट दे रहा है बड़े आराम से। ए 9 बजे चलता है X से शुरू और उसी दिन 1 बजे पहुंचता है Y पर। ए के समान मार्ग का अनुसरण करते हुए बी भी 9 बजे Y से चलना शुरू करता है और उसी दिन 3 बजे X पर पहुंचता है, दोनों कितने समय मिलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अलग तरीके का प्रश्न है, इसका मैं समझाता हूँ। प्रश्न कह रहा है ए चलता है 9 बजे चलता है और कितने बजे पहुंचता है 1 बजे,
और बी 9 बजे चलता है, कितने बजे पहुंचता है? 3 बजे। ऐसे प्रश्न ऐसे क्या करो, देखो ये इसका मतलब ये है कि ये दो जगह है, ए 9 बजे चलेगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे 1 बजे पहुंच जाएगा, बी यहाँ से 9 ही बजे चला लेकिन यहाँ 3 बजे पहुंचा, लेकिन बीच में कभी ना कभी तो मिले होंगे ये, तो कितने बजे मिलते हैं? ऐसे प्रश्नों का सीधा सा तरीका होता है, पहले ये देखो ये टोटल कितने घंटे की यात्रा कर रहा है? 4। ये कितने घंटे कर रहा है? 6 घंटे की। तो इनका मिलने का समय निकालना हो ना कभी भी, तो हमेशा गुणा बटा जोड़ काम में ले लो। सीधा एक लाइन का तरीका बता रहा हूं आपको, गुणा बटा जोड़। 4 गुणा 6 बटा में 4 और 6 10, ये 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 6 दूनी 12, मतलब ये 12 बटा 5 घंटे बाद मिलेंगे। यदि मैं मिनट में बदलूं तो गुणा किससे कर देता हूँ? 60 से। 5 से 60 गया 12 बार, 12 गुणा 12 144 मिनट बाद ही मिल जाएंगे। 144 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 24 मिनट बाद ही मिल जाएंगे। अब ये दोनों चले 9 बजे थे और 2 घंटे 24 मिनट बाद मिलेंगे, मतलब इनका मिलने का समय कितना हो गया? 11 बजकर 24 मिनट। तो 11 बजकर 24 मिनट पर इन दोनों की आपस में होगी मुलाकातें। ठीक है भाई? हाँ जी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दुगने, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के तिगुने का योगफल बताओ। पहली बात तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997। इसका तो दुगना और इसके तिगुने का योगफल बताओ। इसका दुगना 2 7 14 बच्चा कितना? 1, 2 9 18 और 1 19। इसका तिगुना 3 7 21 बचा कितना? 2, 3 9 27 और 2 29 बचा कितना? 2, 3 9 27 और 2 32। योगफल बताएंगे 4 और 1 5, 9 9 18 हाथ से लगी 1 और 1, 2 9 11 हाथ से लगी 1 और 2 3। आंसर आएगा 3185। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया यहाँ पे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया भैया। सोल्व कीजिए 234 गुणा में 8 माइनस 6 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 4234 को। देखो एक चीज समझ लो आप, बोर्ड मास का नियम है। बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट मतलब कोष्टक हल होता है, फिर ओ मतलब ऑफ का नंबर आता है, फिर डी मतलब डिवाइड भाग का नंबर आता है, एम मतलब मल्टीप्लाई गुणा का मतलब आता है, फिर ए मतलब एडिशन आता है, एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब बाकी आता है। यहाँ सबसे पहले हम जो सोल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम का अकॉर्डिंग, पहले कोष्टक हल करेंगे। छोटा कोष्टक सबसे पहले आता है, तो 6 और 2 8। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, देखो मैं इस वाले को हल कर रहा हूँ, केवल इस वाले को समझना। तो 6 और 2 8, तो यहाँ बचेगा 8 माइनस 8 गुणा 3, 8 माइनस 6 और 2 8 गुणा 3। अब सबके दिमाग में क्या आएगा? 8 में से 8 गया 0, खत्म काम। नहीं, पहले गुणा हल होता है, तो 8 तिया 24 और 8 में से 24 गया, समझना है कि तो माइनस का 16 आएगा ये, तो ये हो जाएगा 234। ये क्या आएगा देखो 234 गुणा में फिर ये माइनस का 16। देखो वापस देखो 6 और 2 8, 8 तिया 24, पहले गुणा हल होता है 6 और 2 8, पहले छोटा कोष्टक हल हुआ फिर गुणा हल हुआ, 8 तिया 24, 8 में से 24 गया माइनस का 16 और प्लस में 4234। 16 चकु 64 बचा कितना? 6। 16 की 48 और 6 54 5, 16 दूना 32 और 5 37, माइनस का होएगा ये और प्लस का 4234, मतलब 4234 में से अब मुझे 3744 घटाना है। 4 में से 4 गया 0, 13 में से 4 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 490। ऑप्शन नंबर बी विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितने प्रतिशत की दर से 1300 की राशि 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 520 होगा? दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। ब्याज 520 गुणा में 100 बटा में मूलधन प्रिंसिपल हो गया 1300 गुणा समय 5, डबल जीरो ये गई यहाँ पे। 13 से 52 4 बार जाता है, 5 से 8 2 बार जाता, 5 से 10 2 बार जाता है, 4 दूनी 8% आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, बताओ कहीं जोर ही नहीं आता क्वेश्चनों करने में, मतलब क्वेश्चन तैरते तैरते खत्म हो जाते हैं ये वाले। संख्याओं p और q का कौन सा युग्म मध्यानुपाती 8 है? मतलब किसका मध्यानुपाती 8 है? मध्यानुपाती क्या होता है देखो, रूट ऑफ दो संख्याओं का मध्यानुपाती उनका रूट का गुणा करने पर आता है। जैसे मैं कहूँ ए बी का मध्यानुपाती क्या होगा? रूट में ए बी, तो किसका 8 है? ये कह रहा है इनमें से किसका 8 है। देखिए इसका निकाल कर देख लो ऑप्शन से, 16 4 का 16 गुणा 4, 16 कुछ 64 हो गया ना, तो ये ऑप्शन सही हो गया।
और किस 10 6 की 60 का रूट 8 नहीं होता, 12 16 का नहीं होता, 12 के 36 का तो 6 होता है। निम्न तालिका एक संगठन के 4 विभागों मानव संसाधन, उत्पादन, विपणन और संचालन में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करने में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। मतलब ये विभाग है जिसमें ये पुरुष काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही है, ठीक है। उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या, पुरुष महिला, और संचालन में कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात देखिए। अब उत्पादन में कुल संख्या 160 में 55 जोड़ दो, और संचालन की कुल संख्या का अनुपात, संचालन में 128 142 जोड़ दिन का अनुपात बताना है, बस जोड़ जाड़ के जोड़ लेते हैं। 5 का 5 आएगा, 6 5 11, 1 और 1 2 और 1 3, 8 हो तो 10, 1 हो तो 3 और 4 7, 1 और 1 2, 5 से कटेगा 5 6 30, 1 बचेगा 5 3 15, 55 25, 2 बचेगा 5 चौको 20, 9 से काट लो 9 7 63, 9 6 54। बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका? 7:6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। बड़ा इजी सा मामला है नहीं। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता को 770.70 का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो लाभ दो तरीके से बता रखा है, लाभ का परसेंट भी बता रखा है और लाभ के रुपए भी बता रखे हैं। मतलब कहीं ना कहीं 10% किसके बराबर है? 777.70 के बराबर है लाभ। क्रय मूल्य का मतलब हमेशा होता है 100%। कभी भी मैथ में 1% की वैल्यू दे, दूसरे की पूछे, वज्र गुणा कर दो, तो 777.70 वज्र गुणा में हमेशा ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और ये कहाँ जाएगा? नीचे। बस कभी भी किसी, जैसे आपसे कोई कहे 5% बराबर है 34 के, तो बताओ 8% कितने का पड़ेगा? वज्र गुणा कर दो, 34 गुणा 8/5, इसको सोल्व कर दो, आंसर। अच्छा पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, 100 से 100 चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो भी। बताओ आंसर कितना आ गया? 7777। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। लल्लू क्वेश्चन आते हैं, मजे से हो जाते हैं। 11 के प्रथम 12 गुणजों को औसत, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, मतलब 11 के पहले पहाड़ 12 पहाड़े बोल लो, उनको औसत निकाल दो। 11 का पहाड़ा 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौको 44, 12वें नंबर का निकालोगे 11 गुना 12 132। औसत का एक फॉर्मूला तो होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, लेकिन यदि सभी राशियों के मध्य का अंतर समान होना तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 भी हो जाता है। देखो सब में 11 11 का ही तो कहते हैं, तो एवरेज हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। 132 और 11 143, 143 में 2 का भाग देंगे, आंसर आएगा 71.5। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो त्रिज्या दे रखी है 70, ऊंचाई दे रखी है 140, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर गुणा में आर प्लस एच। फॉर्मूला याद रखने आपको, 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 70, और आर प्लस एच करूंगा, यही जोड़ देता हूँ, आर प्लस एच 210 हो जाएगा। बस ये गुणा करना है बैठ गया, और कुछ नहीं। 7 से 70 कितनी बार गया? 10 बार गया। अब गुणा कर लेते हैं। देखो किसको गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 जीरो सीखो तो 2 जीरो आएगी, चलो इनको तो खेल खत्म करो। क्या बचा? 2 गुणा 22 गुणा 1 गुणा 1 का कोई मतलब नहीं है, 22 दूना 44 गुणा 21 करना है, बस हो गया काम। 21 4 84, 8 बचेगा, 21 4 84 और 8 94। 84 और 8 92, यही तो होता है 92, मतलब 92,400 आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर गुणा में आर प्लस एच, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। कोई आपसे पूछना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो केवल 2 पाई आर एच ही होता है ना। निम्न चार्ट एक विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय में पंजीकृत विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या 15,200 है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विधि संकाय में कुल मिलाकर कितने छात्र हैं? मतलब टोटल 15,200 है, जिसमें से चिकित्सा मतलब एक तो ये, इंजीनियरिंग एक ये, और विधि में एक ये, इसमें मिलाकर कितने स्टूडेंट हैं? 10 और 12 22 और 13 35% स्टूडेंट है इसमें। टोटल कितने? 15,200, तो 15,200 का 35% निकाल दो, गुणा में 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो, चलो करते हैं। 35 दूना 70 हासिल की 7, 35 पंजो 175, 7 182 हासिल 18, और 35 एकम 35 और 18 कितना होता है? 53।
5320 ढूंढो कहीं ऑप्शन में, आपको मिलेगा जरूर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? बी सही हो गया। 4 माइनस 3 गुना 7 माइनस 8 गुना, ये देखो वापस बोर्ड मास का वापस क्वेश्चन आ गया, एक ही पेपर में डबल क्वेश्चन बोर्ड मास के। सबसे पहले कोष्टक छोटा हल करेंगे। देखो 2 चक्कू 8 8, देखो वापस देखो 2 चक्कू 8 8 में से 2 8 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 8 में से 10 गया तो माइनस का 2। अब देखो अब मैं इसको हल करता हूँ केवल 7 माइनस 8 गुना में, और देखो वापस देख लो एक बार तसल्ली से देखना, 2 चक्कू 8 8 में से 10 गया तो -2, तो -2 7 माइनस 8 गुना में, और ये माइनस का 2। अब ये गुना होगा तो देखो माइनस माइनस प्लस, और 8 दूनी 16, 16 और 7 23, तो ये पूरा मामला 23 का पड़ गया भैया। सही है। अब ये 23 का है तो मेरे पास बचा 4 माइनस 3 गुणा में 23, पहले गुणा हल होगा, 23 दिया गुणनतर, और ये 4 माइनस चल ही रहा है, और 4 में से गुणनतर गया तो गुणनतर में से 4 गया तो 65, लेकिन किसका? माइनस का। आंसर आ गया माइनस का 65, आपका आंसर बन गया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है? इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा समीकरण ये वाला ही बन जाएगा, तो इनको गुणा कर करके देखो। देखो ऐसे क्या करो, अब में से गुणा कैसे होता है? ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये भी देखो, ये पहले इन दोनों से होगा, ये भी इन दोनों से होगा, तो समझो ये जब इससे गुणा होगा तो माइनस का 6 बनेगा ना, तो ये तो प्लस का 6, तो ये गलत है। यहाँ इससे गुणा होगा तो प्लस 6 बन सकता है, ये इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 बन सकता है, लेकिन ये वापस माइनस का 6 ही बनेगा, तो ये दोनों गलत हो गए। अब इन दोनों को हल कर लेता हूँ। पहले x को x से गुणा करता हूँ, एक्स स्क्वायर, x को 6 से करता हूँ 6x, फिर एक को x से करता हूँ 1x, और एक को 6 से करता हूँ 6, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। बताओ यही समीकरण है क्या? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? बी। यहाँ पे आप देखना, इसको सोल्व करो, x को x से करो एक्स स्क्वायर, x को 6 से करो -6x, माइनस 1 को x से करो -x, माइनस माइनस प्लस 6, ये माइनस का 6x और माइनस का x, ही माइनस का 7x बन जाएगा, वो नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना। 16 और 144 का मध्य अनुपात। देखो अभी मध्य अनुपात का एक ही पेपर में 2 बार क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने बताया था मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, रूट में इसको गुणा कर दो, 16 का 4, 144 का 12, 12 चौको 48, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब आप देखिए खूब सिखाते हुए आराम से कर रहे हैं, जब भी मुश्किल से मुश्किल 30-35 मिनट के अंदर हो जाता है, तो आप समझिए एग्जाम में तो आपको किसको सिखाना होता है, धड़ाधड़ क्वेश्चन करना होता है, आंसर लाना होता है, तो बस थोड़े से अपने फॉर्मूले क्लियर रखिए और थोड़ी कैलकुलेशन पे काम कीजिए, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा इन पेपरों के अंदर, बड़े मजे से ग्रुप भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर अगले पेपर के साथ, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।